जय हिंद दोस्तों। आज हम ईएमआरएस शिक्षक भर्ती 2023 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो सेगमेंट शुरू किया है उसके सेगमेंट 3 की ओर है, जिसमें हम कवर करते हैं हिस्ट्री, एनसीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 12 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें आप नोटिस करेंगे कि उसकी बेसिक कंसेप्ट के आधार पे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का कलेक्शन है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी और आसानी से याद भी हो रही होगी। आपने प्रीवियस दोनों सेगमेंट को देख भी लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी हो और यह सेगमेंट भी आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसी अपेक्षा है। चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का कवर करेंगे। क्लास 6 क्या बताती हैं हमें कब्रें और किताबें, यानी किताब और कब्र जो जानकारी के साधन हैं उनसे हमें क्या सीख मिलती है। अब इस पर क्या क्या प्रश्न बने, इस चैप्टर के तहत क्या बन सकते हैं प्रश्न, उनका चयन किया गया है। आप जरा इनको ध्यान से सुनेंगे और दिलो दिमाग में बिठाएंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी इतना तो पता हो गया कि वेदों की संख्या 4 है, ऐसा हम जानते भी हैं। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त हैं और सूक्त प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। अच्छा, तो उन प्रार्थनाओं, उन सूक्तों का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, तो इतना ध्यान रखेंगे। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये सूक्त जो हैं अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें सबसे 3 जो महत्वपूर्ण हैं, जिनका नाम है अग्नि, इंद्र और सोम। यानी इतना तो पता हुआ कि उन काल में अग्नि, इंद्र और सोम बहुत ही पूजनीय देव में माने जाते थे। अग्नि आग के देवता और इंद्र जो थे युद्ध के देवता और सोम वनस्पति के अधिपति हैं, यानी देवता हैं। इस तरह से इनका जो चयन है वह इन्हीं आधार पर किया गया था और इन्हीं के उपलक्ष्य में ये सब श्लोक यानी सूक्त कहे गए हैं जो पूर्ण रूपेण उच्चारित हैं। अगले प्रश्न की ओर है। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन जो हैं इस तरह से दे रखे हैं कि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। दूसरा, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। तो आपके जो 3 एक कथन है, इनमें कथन सी जो है वह सबसे अलग है, यानी 2 और 3। यानी पहला जो देख रहे हो आप कि अधिकांश सूक्त जो है ऋग्वेद के में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, यह गलत है। बाकी जो पहला यानी पुरुष और महिलाओं के द्वारा भी की जाती थी, याद रखिए यह जो रचना है अधिकांश सूक्तों के रचयिता जो थे वह प्रार्थनाओं की रचना पुरुष तो किए ही थे, सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे जरूर, लेकिन इनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी, यह उतना उपयुक्त नहीं दिखता है, इसलिए गलत है। इनमें महिलाओं का भी योगदान था, तो इसलिए दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था और न कि उन्हें पढ़ा जाता था। तो यह चीज़ याद रखिएगा, उच्चारण और श्रवण वो आप उच्चारित करते थे या श्रवण करते थे, सुनना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 3। ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। आप नदियों के नाम एक बार देखें, सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना और ब्यास। तो पूछा गया है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। सबसे कम हुआ है ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदी, जो कि सिंधु की सहायक नदी याद रखिएगा, ब्यास और सतलज एवं अन्य, इनका वर्णन कई बार हुआ है। लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है सबसे कम बार हुआ है, इसका आंसर होगा गंगा और यमुना, ऑप्शन नंबर सी। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ऋग्वेद में, बाकी सरस्वती, सिंधु और ब्यास जो सहायक नदियां हैं सिंधु की, इसका जिक्र अनेकों बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो चर्चा हुई है वह सिंधु नदी की हुई है और सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को ध्यान में आप रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 जो है वह भाषा से जुड़ा हुआ है और सूची 2 भाषा परिवार से। अब आपको देखना है कि संस्कृत का लगाव किससे है। तो भारतीय यानी भारत यूरोपीय भाषा का परिवार है, भारत और यूरोपीय भाषा का परिवार है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषा है,
जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा जो है तिब्बत बर्मा भाषा परिवार, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार है, और मध्य भारत की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है। यानी 4 3 2 1 ऑप्शन इसके हिसाब से आप एक बार जरूर देख लें। ऑप्शन नंबर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग्वेद में जो युद्ध हुए थे उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यूजुअली आजकल प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। कौन सा कथन सही नहीं है सो पूछा जाता है। आप नहीं का पता तभी लगा पाएंगे जब आपको और सारी फैक्ट जानकारी होंगी, इसलिए इतना ध्यान रखें, इन प्रश्नों को बखूबी पढ़ें आप। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़ जाते थे। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़ जाते थे। दूसरा, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। तीसरा, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। चौथा, इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। देखिए, इन इन तथ्यों को देखने के बाद पता चलता है कि पहला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। मवेशी जानवरों को उस समय धन के रूप में मतलब जाना जाता था। लोग मवेशी पालते थे और उनका जिनके पास अधिक मवेशी रहा करते तो उनको लोग अधिक धनवान भी समझा करते थे। तो इस तरह से यह जो है था कि पहला स्टेटमेंट ये सही है। दूसरा, लड़ाइयाँ जो है ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। लड़ाई जो है वो ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, यह भी सही स्टेटमेंट है। लड़ाई युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, यह स्टेटमेंट गलत है। और प्रश्न में पूछा भी गया है कौन सा कथन सही नहीं है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ऐसी बात नहीं है। वह आम जनता में कुछ भाग जो है सरदारों रख लेते थे और कुछ भाग पुरोहितों को दिया जाता था। बाकी शेष जो है धन आम लोगों में बांटा जाता था। ऐसा इसका सही बात यह थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है गलत दिया हुआ है। तो आपका प्रश्न पूछा गया कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 6। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहितों और राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पुरोहित और राजा के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है, यानी सही कथन कौन सा है सो आपको बताना है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, बिल्कुल सही बात है। राजा राजमहलों में रहते थे। राजा जो थे वह महलों में रहा करते थे और शासन के लिए कर वसूल लेते थे, यह बिल्कुल सही। यह ध्यान रखिए, राजा जो थे वह महलों में रहते थे। अब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान भी करवाया करते थे। यह बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन एक सही होगा। और बात रही राजा की, तो ऋग्वैदिक काल में राजा न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, इनके पास न तो इनके पास सेना थी और न ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियाँ सीमित थी और उनको आभास होता था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आभास होता है ऐसा कि कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी वही राजा चुनती थी। यानी यह स्टेटमेंट जो है गलत है, सेकेंड वाला, कि उस ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। तो ऋग्वैदिक काल में राजा अपने आप मतलब नहीं हुआ करते थे, समिति का चयन होता था और समिति जिसको चिन्हित करती थी उन्हीं को राजा बनना होता था। न तो राजा राजमहल में रहा करते थे, न उनके पास विशाल सेना हुआ करती थी, न ही और भी ऐशो आराम की चीज़ें प्राप्त होती थी, लेकिन यह सब डिसाइड होता था किसके द्वारा? समिति के द्वारा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही है और केवल ए। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? पुरु, जन या विष, भरत जन या विष, यदु जन या विष। ये तीनों शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। याद रखिए, ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द जन और विष का प्रयोग किया गया है। जन और विष का प्रयोग किया गया है। वैश्य शब्द विष से निकलता है, जबकि ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, जिन्हें हम पुरुजन, विषजन और भरतजन, यानी याद रखिएगा इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो है 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? तो आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु कहा करते थे, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दस्यु, यो ध्यान रखना है कि आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु यानी दास कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं कहा करते थे, नहीं किया करते थे, और शायद उनकी जो भाषा भी थी वह दूसरी भाषा थी। आप याद करें, आज भी दास शब्द सुना होगा। दास का रिलेशन स्त्रीलिंग अगर देखें, दासी यानी स्लैव। स्लैव का मतलब हुआ गुलाम, जो अपने मालिक की संपत्ति माना जाता था। आज भी हम देखेंगे कि इस तरह के टर्म का हम उपयोग, गुलाम का मतलब हम जब दूसरे के अधीन होते हैं तब इस टर्म का प्रयोग करते हैं। तो दस्यु शब्द जो है वह दूसरे के अधीन के लिए किया गया था।
इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महापाषाणिक कब्र का मतलब यह हुआ, ध्यान रखना है, महापाषाणिक कब्र का मतलब हुआ जो बड़े बड़े पत्थर। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। यह केवल स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। यह दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं थी। याद रखना है कि महापाषाण कब्र बनाने की जो प्रथा है वो लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत, साथ में कश्मीर में भी प्रचलित थी। इसलिए कथन एक जो है यह गलत हो जाएगा। दूसरा है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। यह बिल्कुल सही बात है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है यानी केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ तो ज़मीन के ऊपर दिख जाते हैं। महापाषाणिक कब्रों की बात करें तो उसमें ताबूत, यानी जिसको हम ताबूत बोलते हैं, समाधान, जहाँ सब दफनाया जाता है, जलाया जाता है, कब्र बनाई जाती है, तो उन जगहों को कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। अब देख रहे हैं कि कौन सा कब्र जो है महापाषाणिक कब्रों के चिन्ह को दर्शाते हैं। महापाषाण निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते हैं। इसका जो जवाब है, ऑप्शन देखिए पहले क्या है। पहला, गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे। ये जो तीनों हैं, यह ध्यान रखना है, इस तीनों को आप देखें तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, ये दोनों सही जवाब हैं इसके। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। 1 और 2, पत्थरों के बड़े चबूतरे ये नहीं थे। याद रखिए, कभी कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के अंदर जो कब्र है उनको दर्शाती है। आप उससे पता लगा पाते कि यहाँ पर इसके नीचे कब्र है। जिस तरह से आप देखते हैं कि अगर नीचे 11,000 या 66,000 की वायर जा रही है तो उसके लिए जो है ऊपर एक पिलर बना कर लिख दिया जाता है कि यहाँ से पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जा रही है। ठीक उसी तरह पहले भी उनके लिए ऐसा कुछ अंकित किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। यह इसका सही जवाब होगा काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन, यानी जो मृदभांड थे वह लाल और काले रंग से पेंटेड थे, उसका ही प्रयोग किया जाता था। इन कब्रों में आप देखें तो लाल और काले मिट्टी के बर्तनों की मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती हैं। यानी ऐसा देखने को मिला कि लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान और पत्थर, साथ में सोने के गहने भी कुछ प्राप्त हुए हैं। इस तरह से और भी चीज़ें जो दफनाने के बाद जो है ना आप देखें तो वहाँ पर प्राप्त होता था। तो इतनी जानकारी आप इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 12। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही नहीं है। अब फिर से पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती है। हाँ बिल्कुल, ये तो अंडरस्टूड है कि सभी लोग एक जैसे आर्थिक क्षमता वाले नहीं होते हैं, तो उनके द्वारा जो दफनाया गया चीज़ है वो एक जैसा हो ही नहीं सकता। तो यह एक भिन्नता को दर्शाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा गया, यानी पहला तो सही है। दूसरा, कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अपने सेम परिवार के लोगों को, ऐसा कल्पना कर रहे होंगे लोग कि उसी जगह दफनाया जाए जहां उनके और भी पूर्वजों को दफनाया गया है। तो इस तरह से यह भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा, कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दफनाने दोबारा आ सके। बिल्कुल, यह एक चिन्हित जगह बनाते थे ताकि उस स्थान पे पुनः दूसरे लोगों को, परिवार के अन्य सदस्यों को भी दफनाया जा सके। इसके लिए वह एक चिन्ह अंकित करते थे। यह भी कथन सही है। बची बात चौथी की, डी की। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। नहीं, उस रास्ते को डेथ होल नहीं, पोर्ट होल कहा जाता था। याद रखिएगा, उसमें जाने के लिए पोर्ट होल, याद रखिएगा, पोर्ट होल कहा जाता था, पोर्ट होल, न कि डेथ होल। इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। प्रश्न में पूछा गया था कौन सा कथन गलत है, तो लास्ट वाला ऑप्शन डी गलत है। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव
घोर नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, जो भीमा नदी की सहायक नदी है घोर, उसके किनारे बसी हुई है। यह जगह लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व की है, जहाँ पर लोग रहा करते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों में अनेक जानकारियाँ मिलती है। याद रखिएगा, प्राप्त कब्र जो थी उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती हैं, जहाँ पर वयस्क लोगों को सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जहाँ सिर उनका जो है उत्तर की दिशा में रखा जाता था। आपको बताऊं मैं कि कभी कभी तो कुछ लोगों को घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना या पानी हो, दफनाए गए सब के साथ रखे जाते थे। यानी जो लोग अपने यूज में लाया करते थे, उनके यूज के सभी सामान उनके साथ दफना दिए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि लोगों को अन्य दूसरे जीवन में भी खाने पीने की दिक्कत नहीं हो, इसलिए उनके लिए शहरी भी व्यवस्था जो है एक साथ रख करके उनको दफनाया जाता था। अगले प्रश्न क्यों है? प्रश्न संख्या 14, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता एक्चुअली खगोल नहीं, व्याकरण नहीं, चिकित्सा गणित, इसमें चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। इसका सही जवाब चिकित्सा होगा। खगोल, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे, और उन्होंने जिन चिकित्सा पर रचना की है उसका नाम था चरक संहिता। याद रखिएगा, एक बार फिर से बोलता हूँ कि यह चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। चरक नामक वैद्य जिन्होंने 2000 वर्ष पूर्व उन्होंने एक चरक संहिता की रचना की थी, वह चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली उनके अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां हैं, जबकि आज का विज्ञान बोलता है कि 206 हड्डियां हैं। इतनी सारी बात आप ध्यान रखिए, उस जमाने में इन्होंने ऐसा कुछ बताया था। अपने गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़, कार्टिलेज को जोड़कर वह बहुत यह संख्या बताई थी। उन्होंने हड्डियों में दांत को भी काउंट किया है, जो हड्डी के जोड़ जो हैं, कार्टिलेज हैं, उन सब को काउंट किया है। तो उनके हिसाब से हड्डियों की संख्या 360 बताई गई है चरक संहिता में। अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न एक्चुअली अगले चैप्टर से है, तो हम अगले चैप्टर की बात करते हैं। अगला चैप्टर क्या है, एक बार जरूर देखिए। अगला चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। हम प्रत्येक दिन 2 चैप्टर कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ एक क्रम से जब तक पेपर का वक्त आएगा तब तक हम लोग कवर कर पाएंगे। इस वीडियो में चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 कवर किए हैं। आप आराम से इसको पढ़िएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा, ताकि आपके पास एक सफिशिएंट मात्रा में नोट मिल पाए। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। चैप्टर 6, राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ है? उत्तर वैदिक ग्रंथ, याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। आप इस वेद को देखें, सभी साहित्यिक स्रोत हैं। भारतीय इतिहास को जानने के लिए यह सभी साहित्यिक स्रोत में आते हैं। तो पूछा गया है कौन उत्तर वैदिक काल में जो बाद में बने उनके जो नाम कौन से हैं, तो उसका सही जवाब होगा उपनिषद। ध्यान रखना है, इसके सही जवाब है पहला तो एक यजुर्वेद होगा, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यानी जो सबसे पुराना पहले का वेद था वो ऋग्वेद था, बाद वाला क्या हो, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। सिर्फ ऋग्वेद को इसमें से आप छोड़ दीजिए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। उत्तर वैदिक का मतलब होगा कि बाद के समय में जो ग्रंथ रचित किए गए उसकी चर्चा करनी है। तो ऋग्वेद तो सबसे पहले रचित की गई थी, अभी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया। तो इसमें याद किए चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद के काल को हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचना होने के काल को ही हम उत्तर वैदिक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये खास करके गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए थे। अब इसमें समझने की बात है कि सामाजिक नियमों के बारे में इसके बारे में जानकारी प्राप्त है। इस ग्रंथों के द्वारा सामाजिक नियम कैसे थे इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो सोशल रिचुअल्स जो थे, सामाजिक नियम थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में क्या है, वैदिककालीन वर्ण विभाजन और वर्ण आधारित कार्य विभाजन। ओके, वर्ण का विभाजन किस हिसाब से हुआ था और उनके कार्य किस हिसाब से वर्णित यानी विभाजित थे, इसके बारे में बताया गया है। तो ब्राह्मण यज्ञ करने वाले थे, इसका मतलब ए का ऑप्शन 2 होगा। शूद्र जिनको सेवा करने के लिए रखा गया था, 2 का बी का 1 होगा। वैश्य जिनको व्यापार करने के लिए, और क्षत्रिय रक्षा करने के लिए। यानी याद रखिए 2143 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आपको पता है वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांट रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक के अलग अलग कार्य भी निर्धारित कर दिए गए थे। पहला वर्ग जो ब्राह्मण था, उनका वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना और यज्ञ करना उनका कार्य था। दूसरा जो क्षत्रिय थे, उनका शासक वर्ग थे, इनका कार्य युद्ध और लोगों की रक्षा करना था। जबकि तीसरा स्थान वैश्य या विश्व का था, जिनके अंतर्गत कृषक, पशुपालक और व्यापारी लोग आया करते थे। और जो वर्ण में जो सबसे अंतिम स्थान था वह शूद्रों का था, जहाँ 3 अन्य वर्णों की सेवा का इनका कार्य था।
यानी इनके अलावा जो 3 और थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका सेवा करना इनका मुख्य कार्य था। इस तरह से उनके कार्य का विभाजन हुआ था। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। यह कथन, आजकल यह प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है, क्योंकि यह जब हम लोग कंक्लूजन बेस्ड, कंसेप्ट के बेस्ड के आधार पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें असर्शन और रीजन, कथन और कारण दिए गए होते हैं। आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है, कथन सही है या कारण सही है, कथन या कारण दोनों सही है, कथन का सही व्याख्या करता है कि नहीं। तो इस तरह से इन प्रश्नों का एनालिसिस भी आपको आपके भीतर आनी चाहिए, गुणवत्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। यह कथन है, और कारण क्या दे रखा है कि उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कारण, उत्तर वैदिक काल में प्रायः औरतों को शूद्रों के समान माना गया था। बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। यह बात भी सही है। यह अधिकार नहीं होने के कारण उनको शूद्र कहा गया, सो नहीं। यानी कथन और कारण दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन कारण जो है वह कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। वैदिक काल में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। इसका पूछा गया है इन कथन पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 और 3 है। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था और सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। यह कथन सही है। याद रखिए, अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद में आई थी। यानी अछूत जो है, अछूत जो अनटचेबल्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी धारणा वैदिक काल के बाद में आई थी। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक और शवों को जलाने और दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया था। यानी सेकेंड वाला पार्ट जो है इसका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 और 3 इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो वैदिक काल था, जब वेदों का विशेष बोलबाला था, उस समय उसकी क्या क्या चर्चा थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। दूसरा, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। तो आपके स्टेटमेंट आप समझ गए कि ब्राह्मणों द्वारा जो बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का विशेष प्रभाव था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और दोनों। यह दोनों सही स्टेटमेंट है। अब ध्यान से एक बार समझिए इसको। कहता है उपरोक्त दोनों कथन सही है, क्योंकि ब्राह्मण द्वारा जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी उसको सभी लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। यानी जितने लोग उतनी बातें। अब इनके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान या कर्ण का यज्ञ करने का अधिकार सबको हो। कुछ लोगों ने अछूत यानी छुआछूत की आलोचना की थी। यानी इस तरह से जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मणों का जो योगदान था उसको सभी लोग एक जैसा सही नहीं मानते थे। वही इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही सीमित था। इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियाँ निम्नलिखित में से किस स्थानों पर स्थित है? इसका सही जवाब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक नाम लिखा हुआ है, पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अतरंजी खेरा, एटा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ और अतरंजी खेरा एटा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहीं पे है। अब इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि जो अतरंजी खेरा जो उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा में जो अतरंजी खेरा है, और दिल्ली का जो पुराना किला है, ये सब कई बस्तियों की खुदाई की जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये सब जानकारी के साधन थे। तो इस तरह से इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो इन पुरास्थलों से कुछ जगह पे तो गेहूँ, चावल, दाल, तिल, सरसों आदि फसल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कुछ चित्रित धूसर पात्र जो मिट्टी के बर्तन हैं वो पेंटेड, वो भी मिले हैं।
लाल रंग के बर्तन भी मिले। चित्रकारी खास करके जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन के जो चित्रकारी हैं ये सब भी प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह से इन स्थानों को जरूर ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है प्रश्न संख्या 7। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों की कई राजधानियां राजधानी में किलेबंदी की गई थी। दूसरा, राजसेना रखने लगे थे, राजा जो थे वह सेना रखने लगे थे जिससे वेतन दिया जाता था और वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिखों के रूप में दिया जाता था। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए। यह प्रश्न कहा जा रहा है, इसका सही वाला आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि आप देखें लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जनपद था बाद में महाजनपद के नाम से। आपने 16 महाजनपद का नाम सुना होगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी हुआ करती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, फोर्टिफिकेशन किया गया। किलेबंदी का मतलब फोर्टिफिकेशन। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी, यानी उनका चाक चौबंद चारों तरफ से सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको सुरक्षित किया गया। ये राजा जो थे, जो राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। आपने देखा होगा गांव में मोहल्ले में जो अपने घर को चारों तरफ से बाउंड्री वाल करके सीसीटीवी लगा देता है, तो आप क्या समझते हैं इसके बाद बहुत पैसा वाला आदमी है, ये संपन्न है और इसकी घर की व्यवस्था चारों तरफ से चाक चौबंद है, सुरक्षित रखे हुआ है। ठीक वैसा ही था कि जो जनपद अपने आप को सुरक्षित कर दिया वह महाजनपद में आ गए। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी और राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब जो है राजा सेना भी रखने लगे थे। अब राजा, आपने क्लास 6 में पढ़े होंगे, राजा जो समृद्धशाली था उनके पास सेना थी। और सेना कैसी सेना होगी तभी राजा चलेंगे। अब जब सेना होगी तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी कब मिलेंगी? जब रेवेन्यू टैक्स आएगा। और टैक्स किसान कैसे पे करेगा? जब किसान खुश रहेगा। तो इस तरह एक तरह से आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। इतना ध्यान रखिएगा। सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिखों के रूप में होता था, न कि संपूर्ण भुगतान। इस तरह से सेकेंड वाला जो ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो दिखाया हुआ कि प्रायः उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। याद रखिए, भाग जो है 1/6 हिस्सा होता था। क्या होता था? 1/6, न कि 1/3। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना पड़ता था। ऑप्शन नंबर बी यह जो सही है। याद रखिए, कारीगर जो थे उनके ऊपर भी कर लगाते थे, लेकिन वे कर का भुगतान वह उन काम करके ही ख़त्म कर लिया करते थे। चलो भाई, हम एक दिन काम कर देंगे, 2 दिन काम कर देंगे। जितना टैक्स इम्पोज होता था तो उनके पास पैसे तो थे नहीं, वो अपने कला के हिसाब से काम कर दिया करते थे। इस तरह से इसका सही वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदीय कर व्यवस्था, इसमें ध्यान रखना है कि पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। दूसरा है, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तीसरा है, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 1 और 2 आया है, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन सही है कि पशुपालक जो थे उनको जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो जानवर पालते थे तो उनको जानवर या उससे जो प्रोड्यूस बनता था, जैसे दूध हुआ, दूध से दही, घी, मक्खन जो भी है, ये सब चीज़ देना पड़ता था एज ए टैक्स। दूसरा, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आप देखा होगा बाजार लगवाते थे, बाजार में आज भी टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह से जो व्यवस्था थी, ये सब आमदनी के साधन थे उस ज़माने में, जब ऐसी व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रचलन में नहीं थी। आज हम लोग इनकम टैक्स से भरते हैं, तो वो वही है, एक तरह से टैक्स ही है। सरकार आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसके बदले में आपको कुछ देना भी पड़ता है। तो पशुपालकों और व्यापारियों को भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन टैक्स देने का तरीका अलग अलग था दोनों के लिए। ये थे इसके सही कंक्लूजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। प्रश्न संख्या 10 जो है, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मेरठ, गाजियाबाद, इलाहाबाद और वाराणसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इससे एक भाग का निर्माण लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कौशाम्बी जो थी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। 16 महाजनपदों में वत्स भी महाजनपद था, उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगले प्रश्न क्यों है? प्रश्न संख्या 11। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला,
हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। दूसरा, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़कर करने के बजाय धान के पौधे का रोपण शुरू कर दी थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। चूंकि याद रखना है कि दोनों कथन सही है। क्योंकि हाल के जो हल होता है ना, पहले लकड़ी का हल हुआ करता था जो मिट्टी कोड़ने के काम, यानी खेती करने से पहले मिट्टी को तैयार भी करना होता था। तो हल के जो फल होते थे अब लोहे के बने, पहले लकड़ी के बने होते थे। इससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में आसानी से जोता जा सकता था, यानी कोड़ा जा सकता था। इससे फसल की उपज बढ़ गई। लोगों ने धान के बीज छिड़कर उपजाने के बजाय धान के पौधे रोपण की प्रक्रिया सीख ली। पहले बीज बोते हैं, बीज बोने से फिर उनको उखाड़ करके फिर दूसरी जगह स्थानांतरित, चूँकि उसके जड़ में बहुत अधिक फैलाव होता है। इससे पहले इसका हुआ कि फसल की जो उत्पादन है उसकी तुलना और भी बढ़ गई, और इससे बड़ी संख्या में बहुत अधिक पौधे जीवित रहते हैं और पैदावार भी ज़्यादा होती थी। तो इस तरह से इसे कमर-तोड़ परिश्रम लगता था। किसानों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। काम जो अधिकतर दास और दासी ही किया करते थे, जो खेतिहर मजदूर हैं। इन लोगों के सहयोग से अधिक इनकम हुआ करता था। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध, अब ध्यान रखना है मगध के बारे में। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह की खदानें हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 1, 2, 3 तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यानी गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था और इस क्षेत्र में लौह की खदानें थी। आप याद रखिए, मगध उन महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ था। देखिए, अभी मैंने बताया था कि लगभग मगध में ये सभी चीज़ें देखने को मिली थी, क्योंकि ये जो नदियाँ भी जो थी वह यातायात के लिए या जल वितरण के लिए, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्या क्या? गंगा और सोन नदियाँ। मगध का एक हिस्सा जो है बहुत जंगलों से भरा हुआ था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ियों और घरों के लिए लकड़ियाँ प्राप्त हुआ करती थी। इन क्षेत्रों में लौह की खदानें थीं, जिससे मजबूत औजार, यानी लोहे का ज्ञान हो गया था लोगों को। लोहे के मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी था। ये सब महत्वपूर्ण कारण बन गए चूँकि मगध को विशेष महत्वपूर्ण महाजनपद बनने में। अब इन प्रश्न से आप 3 महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया आपको कि मगध सर्वश्रेष्ठ महाजनपद कैसे बना। तो उसमें चूँकि गंगा और सोन नदी के मध्य से गुजरती थी, तो जल की उपलब्धता थी, जिस कारण ज़मीन उपजाऊ भी हो गया और अन्य काम के लिए भी उपयोगी हो गया। मगध का हिस्सा जंगलों से घिरा पड़ा था, जहाँ पर हाथियाँ और अच्छी-अच्छी लकड़ियाँ मिला करती थी, जो अन्य कामों के लिए आती थी। लोहे का ज्ञान हो गया था, जिस कारण वो औजार बनाया करते थे। तो इस तरह से ये जो प्रश्न थे, इसमें समझा कि मगध में क्या-क्या विशेषता थी। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? आपके नाम है बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु और महापद्मनंद। इसका सही जवाब होगा प्रसेनजीत। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजीत जो थे वो कोसल महाजनपद का राजा था। यदि प्रश्न पूछा गया है मगध के राजा कौन नहीं थे, तो याद रखना है इसका सही जवाब होगा प्रसेनजीत, क्योंकि प्रसेनजीत कोसल महाजनपद के राजा थे, ना कि मगध के। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती। बिहार में जो राजगीर, जिसको हम आज राजगीर के नाम से जानते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना है, उनको राजधानी बनाया गया, जबकि श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। याद रखिएगा, श्रावस्ती कोसल महाजनपद। अभी 2 नाम आपने देखा, कोसल से जुड़ा हुआ, कोसल की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती थी, और प्रसेनजीत जी जो थे वह कोसल महाजनपद के राजा थे। प्रश्न संख्या 15 की ओर है। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना भारत की सब शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेना से भयभीत थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चूँकि दोनों सही है। आप याद कर जाइए कि 2300 वर्ष पूर्व मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। फिर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया कुछ राज्यों को जीता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंचा था। ब्यास नदी, याद रखिए, जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। जब एक्चुअली भारत में प्रवेश करने का एक ही मात्र रास्ता था, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। जब उन्हें मगध की ओर कूच करना चाहा तो उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। यानी उनको यह डर बना हुआ था कि अगर हम प्रवेश करते हैं तो हम वापस नहीं लौट पाएंगे, यानी हमारा जो विश्व विजय का जो सपना है वह अधूरा रह जाएगा। इस डर के मारे, चूँकि भारत के पास
बहुत सारी इन्फेंट्री यानी पैदल सेना है, रथ भी है और हाथी पल, ये सब बहुत बड़े साधन। आज हमारे पास रफाल और युद्ध विमान सब है, अत्याधुनिक तकनीक के, लेकिन उस ज़माने में यही सब बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था, उनके कारण से वह वापस हो गए थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। मगध के निकट ही बज्जी राज्य था। बज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बज्जी की राजधानी वैशाली थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। मगध के निकट ही बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। मथुरा, सूरसेन, कौशाम्बी, वत्स और चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। याद रखिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी और सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। आप इन महाजनपदों की राजधानी के बारे में भी याद रखिएगा। आप एक उम्मीद करता हूं कि आप एक 16 महाजनपदों की लिस्ट बना लें और उनकी राजधानी कहाँ है उनको भी एक बार लिस्ट बना के अपने पास रख लें, ताकि आपको इनसे जुड़े हुए प्रश्न आसानी से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध कहें या महावीर, दोनों में बहुत सारी समानताएं थी। ये दोनों जो है गण या संघ से संबंधित थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद कीजिए, इनके जो गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न किया करते थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक ही शासक के अधीन विशाल क्षेत्र गण या संघ कहलाता था नहीं, उसमें अनेक राजा हुआ करते थे। गण या संघ में एक से अधिक शासक हुआ करते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठान को संपन्न करते थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा था कि ये जो बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, यह बिल्कुल सही जवाब। अब इसमें समझने की बात क्या है, ये लोग सभाओं में बैठते थे और बहस होती थी। बहस के दौरान कुछ वाद विवाद भी होते थे, कुछ बातचीत भी होता था, और उनके बाद कंक्लूजन लेने के बाद कुछ निर्णय लिया करते थे। जो महिलाएं और स्त्रियां होती थी, दास होती थी, कामकार होती थी, इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकती थी। बुद्ध और महावीर दोनों ही इस गण से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही एक विस्तृत चर्चा किया गया है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। गणों या संघों पर निम्नलिखित शासकों ने विजय प्राप्त की थी। अब किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त शासक ने। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इनके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा था। सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है गुप्त शासक का, जिन्होंने संघ पर विजय प्राप्त की थी और उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था। मकसद भी वही था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। दिग्ग निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दिग्ग निकाय जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। इसका सही जवाब हुआ दिग्ग निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ में आता है। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। यह लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के पास उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, वत्सकार। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को बज्जी संघ पर आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने के हेतु बुद्ध के पास भेजा था। इस तरह से इसका नाम याद रखिएगा, सुनिध, चेटक और आजीवक नहीं, वत्सकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप याद कीजिए, प्रजातंत्र 2500 वर्ष पहले एथेंस के लोगों ने एक शासक की व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। एथेंस में एक सभा थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते सकते थे। और तीसरा है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, उपयुक्त व्यवस्था जो थी 200 साल तक चलती रही, जहाँ पर 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। जो दास नहीं थे, वहाँ एक सभा भी थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। यानी साल में 12 महीने होते, उसमें 40 बार सभा बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे और यहाँ पर औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी, ये सारी घटनाएं जो हैं एथेंस की बात की जा रही है, इसलिए आप एथेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आप व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी यहाँ खादानों, खेतों और घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों और नागरिकों को अधिकार नहीं मिला करते थे। तो ये थे प्रश्न जो गणतंत्र और प्रजातंत्र से जुड़े हुए, जो कि आज हम बखूबी समझते हैं। डेमोक्रेटिक फॉर्म क्या है और रिपब्लिक क्या है। डेमोक्रेटिक का मतलब कॉमन पीपल के पास राइट है, और रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द नेशन चुना हुआ व्यक्ति होगा। इस तरह की बातें आज है। लेकिन एथेंस में प्रजातंत्र और गणतंत्र का मतलब, इसका तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये थे
इस चैप्टर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न अगले वीडियो में अगले चैप्टर को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए उपयोगी हो। थैंक यू।